Good morning, class. Today we are going to start the last lesson of history, 12th chapter, Flowering of Culture and Science. कि साइंस और कल्चर जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई और उसका जो कल्चर है वो कैसे फैल गया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड इट विल बी द लास्ट लेसन ऑफ आवर सिलेबस. तो ये हमारे सिलेबस का सबसे लास्ट लेसन होगा. And after it we will start the revision and tests. Dear students, let we know about it. Mainly we focus on the topic culture of India and Indian literature. दो बातें पढ़नी है हमने इसमें, दो टॉपिक कि इंडिया का कल्चर क्या है, क्या था, और इंडियन लिटरेचर यानी कि लिटरेचर के अंदर क्या क्या नई बातें आई. तो लेट इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक culture of India. Yes, please write down today's date on the topic and let's start. Culture is the way of living of the people and include literature, art, science, architecture and other art forms. तो कहते कल्चर क्या होता है? लोगों के जीने का ढंग और इसके साथ साथ उनके जीवन में जो भी कोई कला है, कोई साइंस है, कोई आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, ये जितनी भी आर्ट की फॉर्म होती हैं वो सारी क्या है, हमारा कल्चर है. द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री, डाइवर्स ज्योग्राफी, ट्रेडिशंस एंड द पीपल. हमारा जो इंडियन कल्चर है और जो हमारी हेरिटेज का मतलब जो पुरानी हमारी विरासतें हैं, यानी कि जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, है ना, तो ये कुछ हमारी हेरिटेज है, हमारी विरासत है. तो हमारा इंडियन कल्चर और हमारी विरासत जो है वो हमारी हिस्ट्री का, हमारी बदलती हुई ज्योग्राफी का, हमारे ट्रेडिशन और हमारे लोगों का ही एक प्रोडक्ट है. यानी कि ये सब कुछ, ये कल्चर जो है किससे बना है, मिलकर लोगों से, लोगों के ट्रेडिशन जो उनके परंपराएं या रिवाज होते हैं उनसे, जो हमारी ज्योग्राफी है, ठीक है, जगह से भी जुड़ा होता है ना हमारा कल्चर, ठीक है, तो उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, या हमारी हिस्ट्री से. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर को और हमारी हेरिटेज को बनाती हैं. द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स since the ancient time have helped in shaping Indian culture. और पुराने टाइम से ही सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है, यानी कि समाज में क्या वृद्धि हुई, आर्थिक रूप से क्या वृद्धि हुई, राजनीति में क्या वृद्धि हुई, ये सारी जो बातें हैं पुराने टाइम से ही हमारे इंडिया के कल्चर को शेप देने में बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. Next we read about the Indian culture. Books are important literary sources as they tell us about the period. तो सबसे पहले तो बुक्स एक अच्छा लिटरेरी सोर्स हैं जो हमें उस पीरियड के बारे में बताती हैं इन विच दे वर रिटन, जिस पीरियड में वो लिखी गई थी. ठीक है, तो किताबें जो है वो कल्चर का एक अच्छा सोर्स है लिटरेचर का, जो हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं जब वो लिखी गई थी. As we have studied in the previous chapters, the Rig Veda was the earliest book to be written by the Indians and also one of the oldest in the world. कहते हैं कि जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि जो ऋग्वेदा है, सबसे पहली वो किताब थी ऋग्वेदा जो इंडियन द्वारा लिखी गई थी. ठीक है, एक ये वेद था जो सबसे पहले लिखा गया था, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में भी वो सबसे ज़्यादा पुराना एक वेद है या पुरानी एक किताब है जो सबसे पहले लिखी गई थी. इट इज़ कंसीडर्ड टू बी नियरली 10,000 ईयर्स ओल्ड. ऐसा माना जाता है कि ये किताब लगभग आज से 10,000 साल पहले लिखी गई थी.
Thus, the earliest evidence of Indian literature dates back to the Vedic age. इसीलिए जो हमारा मतलब इंडियन लिटरेचर है, ठीक है, उसके जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो आज के नहीं बल्कि बहुत पुरानी तारीखों के या वैदिक एज के मिलते हैं। यानी कि जो प्रूफ है हमारे कल्चर के या हमारे कल्चर की शुरुआत जो है उसकी बहुत सारी बातें कहाँ से मिलती हैं, वैदिक एज से मिलती हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द एंशियंट इंडियंस। चलिए इस लेसन में हम अब लिटरेचर की कुछ और फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि एंशियंट टाइम में प्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, एक तो ऋग्वेदा लिखी गई थी और देखते हैं क्या था। द एपिक्स। एपिक्स होता है जैसे कोई बड़ी कहानी, महाकाव्य बोलते हैं उसको। रामायण एंड महाभारता आर टू ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक्स वर रिटन इन द लेटर वैदिक एज। वैदिक एज में तो ऋग्वेदा लिखा गया था, उसके बाद जो पीरियड था, जो टाइम था, उसको लेटर वैदिक एज कहा जाता था। तब क्या लिखे गए थे? तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए थे। ग्रंथ कह सकते हैं इनको, एपिक कह सकते हैं, महाकाव्य कह सकते हैं। द रामायण इज़ द, जो रामायण है इसमें से वो किसकी स्टोरी है? स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, in which he rescues his wife Sita from the hands of Ravana, the demon king of Lanka। तो कहती है कि इसमें जो जो रामायण है वो क्या है? श्री राम की कहानी है जिसमें वो अपनी पत्नी सीता को लंका के दानव राजा, डेमन का मतलब होता है राक्षस राजा, रावण से रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं। आपको भी पता है कि रावण से सीता को बचाने की जो कथा लिखी गई है वो रामायण है। नेक्स्ट वन इज रामा डिफीट्स रावणा एंड डिपिक्ट्स द ट्रिम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। तो कहते हैं कि राम ने रावण को हराया और बुराई के ऊपर जीत, ठीक है, यानी कि ट्रिम्फ, बुराई के ऊपर जीत को डिपिक्ट किया, एक परंपरा बना दी, हमारा कल्चर बना दिया जो ये कहता है कि बुराई की हमेशा हार होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। द रामायण वाज ओरिजिनली रिटन बाय वाल्मीकि एंड इट कंटेन्स 24,000 वर्सेस। रामायण ओरिजिनली जो है वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी और इसमें 24,000 वर्सेस यानी कि 24,000 इसके पाठ लिखे गए हैं। जैसे हम एक किताब लिखते हैं, सपोज करो कि आपकी एक हिंदी की किताब है, ठीक है, हिंदी की किताब के अंदर आपके कितने पाठ लिखे गए हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर रामायण एक किताब के रूप में लिखी गई वाल्मीकि द्वारा तो उसमें उसके 24 पार्ट लिखे गए थे। ओके, 24 उसके पाठ लिखे गए, एक तरह से आप ये कह सकते हो। द महाभारत डिपिक्ट द स्ट्रगल बिटवीन द पांडवास एंड कौरवास। और जो दूसरा एपिक है महाभारत, वो क्या बताता है? पांडवों और कौरवों के बीच जो स्ट्रगल था, जो लड़ाई थी, उसको दिखाता है। इट इज़ 1,00,000 verses long and also contain the भागवत गीता, the holy book of the Hindus। और इसमें कितने इसके मतलब पाठ लिखे गए थे? नियर अबाउट 1,00,000। तो 1,00,000 इसमें पूरे लंबे वर्सेस लिखे गए, पाठ लिखे गए। और इसी के अंदर एक और छोटा ग्रंथ लिखा गया जिसको हम भागवत गीता कहते हैं, जो कि हिंदुओं की सबसे पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुस्तक मानी गई है। इट वाज रिटन बाय वेद व्यास। और ये महाभारत जो है वो किसने लिखी थी? वो वेद व्यास जी ने लिखी थी। बोथ दीज epics
फोकस ऑन धर्मा और द पाथ ऑफ ट्रुथ। कहते हैं ये दोनों के दोनों जो एपिक्स हैं, यानी कि ये दोनों महाकाव्य हैं, कौन कौन से, रामायण और महाभारत, ये दोनों किस पर जोर देते हैं, धर्म पर, यानी कि सच के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं, उन पे ज़्यादा जोर देते हैं। पुराण्स, अब देखो इनके बाद, इन महाकाव्यों के बाद जो लिखे गए वो उनका नाम था पुराण। द पुराण्स वर ओरिजिनली कंपोज्ड वर्बली एंड वर रिटन डाउन लेटर। कहते दरअसल जो पुराण थे ना, पहले वो सिर्फ वर्बली कंपोज किए गए, ठीक है, यानी कि पहले वो सिर्फ वाणी के रूप में थे, यानी कि उनको सिर्फ बोलकर ही मतलब उनका जो ओरिजिन हुआ, या पुराण जो थे, पुराणों की शिक्षा जो थी वो स्टार्टिंग में पहले बोलकर ही सिखाई गई, लेकिन बाद में उन्हें लिखा भी गया। अ टोटल ऑफ 18 एंशियंट टेक्स्ट मेक अप द पुराण्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल कितने पुराण लिखे गए हैं, टोटल जो है 18 पुराण हैं, ठीक है। टोटल जो संख्या है पुराणों की हमारे पास वो 18 है। वैसे तो इनकी एक रियलिटी थी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लिखे गए थे, लेकिन वो बाद में जो थे, जिसमें जहाँ जिस जगह पे रखे गए थे वहाँ मतलब आग लग गई थी और लगभग सारे जो पुराण थे वो जल गए थे, तो उनमें से 18 ही बचे थे। तो मेन अब जो पुराण माने जाते हैं वो 18 ही पुराण हैं। These texts deal in a variety of themes, including the creation of the universe, the solar system, earth, the history of kings and heroes, gods and demigods, and description of Hindu philosophy। कहते हैं कि जो पुराण लिखे गए हैं उनके बहुत सारे थीम हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स पर लिखे गए हैं वो। जैसे कि यूनिवर्स, ये जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, जो संसार में तो सिर्फ इंसान आ गए हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, राजाओं की हिस्ट्री क्या है, धरती पे जीवन कैसे शुरू हुआ, जो हीरो हुए हैं हिस्ट्री में उनकी वो कैसे बने, और जो देवी देवते बने हैं, ठीक है, वो कैसे आए और कैसे बने, और इसके अलावा जो हमारे हिंदुओं का जो हिंदू धर्म शुरू हुआ वो कैसे हुआ। तो इस तरह के अलग अलग थीम्स पर ये पुराण लिखे गए हैं। नाउ क्लासिक संस्कृत लिटरेचर। तो उसके बाद हमने पढ़ा महाकाव्य लिखे गए, पुराण लिखे गए, उसके बाद जो दूसरी किताबें, छोटी किताबें लिखी जाने लगी, हम कह सकते हैं कि उनसे छोटे साइज की किताबें, तो वो सबसे पहले संस्कृत भाषा थी हमारे यहाँ पे प्रचलित, पुरानी संस्कृत, उसमें लिखी गई थी। तो देखते हैं उस संस्कृत का कौन कौन सा लिटरेचर था उस वक्त। सबसे पहले एक कवि हैं उस टाइम के, कालिदास। अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द पीरियड इन विच ही रोट फ्रॉम हिज पोएम्स एंड प्लेज। तो कालिदास ने क्या लिखा, कालिदास ने अपने पोएम्स में और अपने प्लेज में, यानी कि उसने कुछ पोएम और कुछ नाटक लिखी जिसमें किसके बारे में बताया गया है, उस टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में बताया गया है। ही यूजेस ब्यूटिफुली लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्शंस इन हिज वर्क्स। और उसने बड़े ही सुंदर मतलब लैंग्वेज का यूज़ किया और अपने वर्क को बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा, सुंदर लिखाई में लिखा। मेघदूत, कामरा संभव एंड रघुवंशा आर हिज मोस्ट वेल नोन एपिक पोएम्स। तो कहते हैं मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जो हैं
रघुवंशम, ये उसकी बहुत ही प्रसिद्ध पोएमें हैं, पोएमों के एपिक हैं या पोएमों की किताबें हैं। कौन कौन सी हैं? मेघादूत, कुमार संभव और रघुवंशम। आगे देखिए, हिज प्ले, उसके नाटक भी हैं प्रसिद्ध। कौन कौन से हैं? हिज प्ले अभिज्ञाना शकुंतलम, अभिज्ञाना शकुंतलम वाज वन ऑफ द फर्स्ट संस्कृत वर्क्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कहते कि अभिज्ञाना शकुंतलम जो है वो कालिदास ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। और ये सबसे पहला प्ले था जिसको संस्कृत भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो आपको याद रखना है इनकी रचनाओं को। पोएम कौन कौन सी हैं? मेघादूत, कुमार संभव, रघुवंशम। और अभिज्ञाना शकुंतलम जो था वो प्ले था एक। किसका? कालिदास का। आगे हम बात करते हैं मृच्छाकटिका। मृच्छाकटिका और द लिटिल क्ले कार्ट is a Sanskrit play about the love between Charudatta, a rich merchant, and the daughter of a courtesan Vasantasen। वसंतसेन। तो कहते कि एक तो जो जैसे राजा के दरबारी की बेटी जिसका नाम वसंत सेना था और एक अमीर व्यापारी जिसका नाम चारुदत्ता था, तो उनके मतलब प्यार की कहानी के ऊपर ये प्ले लिखा गया है संस्कृत में, जिसे लिटिल क्ले कार्ट भी कहते हैं या फिर मृच्छाकटिका भी कहते हैं। दिस प्ले टेल्स अस अबाउट द सोसाइटी ऑफ द टाइम एंड आल्सो हैज़ एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी। तो कहते कि ये सोसाइटी जो है, ये प्ले जो है हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में भी बताता है कि कैसे लोग थे, और इसके अंदर कुछ कॉमेडी मतलब कुछ हंसी मजाक की बातें भी नज़र आती हैं। इट वाज रिटन इन 5th century CE बाय सुदराका। तो ये 5th century में लिखा गया था प्ले। किसके द्वारा? सुदराका के द्वारा। कौन सा? मृच्छाकटिका। आगे बात करते हैं पंचतंत्रा। पंचतंत्रा एंड जताका टेल्स। तो जताका आपने पीछे भी पढ़ा होगा जब हम मौर्य एम्पायर में पढ़ रहे थे। जताका क्या है? जताका बौद्ध धर्म की धार्मिक किताब का नाम है। ठीक है, जताका क्या है? बौद्ध धर्म की धार्मिक किताब का नाम है। तो चलिए बात करते हैं। पंचतंत्रा भी वैसे एक ग्रंथ की तरह ही है। द पंचतंत्रा वाज कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो पंचतंत्रा जो थी, जो छोटा सा ग्रंथ है, ये बहुत अच्छा, बहुत ही शिक्षाप्रद ग्रंथ, जो किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। इसमें छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। तो ये कब लिखा गया? गुप्ता पीरियड में लिखा गया। आगे देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ एनिमल फेबल्स विद मोरल्स। कहते कि छोटी छोटी कहानियों का एक सेट है जिसमें कि जानवरों के बारे में बताया गया है, जानवरों के साथ जिसको दिखाया गया है, और कुछ मोरल्स मतलब कुछ जिसको कहते हैं ना नैतिक शिक्षा, उसके बारे में पढ़ाया गया है। These stories have animals playing the role of kings and common people। कहते हैं जो कहानियाँ थी उसमें, तो these stories have animal playing। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि दरअसल इन कहानियों में जो राजा हैं, राजा का रोल और आम जनता का रोल कौन निभा रहे हैं? जानवर निभा रहे हैं। जैसे कभी कभी आप कार्टून में देखते हैं या टीवी में देखते हैं कि जंगल का राजा शेर है, बाकी जो है वो जनता है ना।
लेकिन वो कैसे जीते हैं, वो मतलब इंसानों की तरह जी रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, उनका अपना एक घर दिखा दिया है ना। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे इन स्टोरीज़ में ऐसा ही बताया गया है कि जो एनिमल्स है ना, वो राजा और आम लोगों के रोल प्ले कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कहानी होती है, मान लीजिए सच्चा मित्र दिखा दिया कोई, है ना, तो इस तरीके से होता है। आगे है पांच मीन्स फाइव एंड तंत्रा मीन्स वेज और स्ट्रेटजीज। तो इसका अर्थ क्या था? अर्थ था पांच, पंच मीन्स फाइव, कि पांच तंत्र मतलब पांच तरीके या पांच शिक्षाएं, ठीक है। आगे है द जताका टेल्स आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस लाइव्स ऑफ द बुद्धा इन विच ही वॉज अ ह्यूमन बींग, एन एनिमल, अ बर्ड और अ ट्री। तो कहते हैं जताका क्या है? जताका भी कहानियाँ हैं, लेकिन किसकी हैं? बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं वो, कि जो बुद्ध हैं वो इस जन्म में बुद्ध बन के आए हैं, लेकिन उससे पहले वो क्या थे? एक साधारण इंसान थे, या एक उससे पहले वो एक जानवर भी थे, फिर उससे पहले वो एक पक्षी थे, और उससे पहले वो एक पेड़ भी थे। तो ये जो है ये बुद्ध की कहानियों के ऊपर छपी हुई किताब है। आगे हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य जो बोलते हैं, नाटक को बोलते हैं, ठीक है। नाट्य शास्त्र इज एन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट विच वाज रिटन बिटवीन 200 BCE एंड 200 CE बाय सेग भारता। तो सबसे पहले नाट्य शास्त्र किसने लिखा? जो भारता एक सेग थे, यानी को हम संत कह सकते हैं, ठीक है, या साधु कह सकते हैं। तो ये भारत ने लिखा है नाट्य शास्त्र, जो 200 BCE से 200 CE के बीच में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इसके बीच का ये टाइम है, ये मैं ज़ीरो मानती हूँ, यानी कि ओ, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो मानती हूँ मैं इसको। और इसको क्या लिखा जाता है? सी, कॉमन इरा, ठीक है। उसके बाद कॉमन, ये जो टाइम है हमारा टाइम, ठीक है, इसको लिखा जाता है CE। और ये जो टाइम है इसको लिखा जाता है BCE, यानी कि ये टाइम तो है बिफोर कॉमन इरा, ये टाइम है कॉमन इरा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम 200 की बात करें, यहाँ भी 200 की बात करें, तो इसके बीच वाले टाइम में जो है वो सेग भारता द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया। इट एग्जामिन्स various aspects of Indian dharma, dance, and music, provides a lot of information related to stage design, musical instruments of that of the period, makeup, etc. तो कहते हैं नाट्य। जब हमें देखो कहीं पे भी नाटक करने के लिए जाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम पहले रेडी होते हैं, एक स्टेज रेडी किया जाता है, कुछ म्यूज़िक बजाए जाते हैं उसमें, है ना, कुछ डायलॉग बोले जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट उसमें प्ले किए जाते हैं। तो इसके अंदर ना इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो इंडियन ड्रामा है उसके अंदर डांस की क्या जगह है, म्यूज़िक क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेज, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट, मेकअप, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। किसने? नाट्य शास्त्र ने, जो किसके द्वारा लिखी गई है? सेग भारत के द्वारा लिखी गई है। अब हम बात करते हैं तमिल लिटरेचर। डोंट वरी, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का, उसके बाद हम जो बाकी पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे। तमिल लिटरेचर, तमिल का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे साउदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे तमिलनाडु है। तमिल लिटरेचर आल्सो नोन एज संगम लिटरेचर। तो तमिल लिटरेचर को क्या कहा जाता है? संगम लिटरेचर कहा जाता है। प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी ड्यूरिंग द संगम एज, क्योंकि ये हमें उस टाइम, जो टाइम था उसको संगम कहा जाता था, संगम एज कहा जाता था। तो ये जो तमिल लिटरेचर है हमें उस टाइम के संगम लिटरेचर की जानकारी देता है।
The Tamil epics of this period tell us about the life of people at that time. जो तमिल एपिक्स है उस इस पीरियड का, वो हमें उस टाइम के लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताता है कि वहाँ पे जो दक्षिण के लोग थे उस टाइम पे वो कैसे थे, कैसी ज़िंदगी जीते थे। Silapadicaram is a Sangam epic which gives us a detailed description of towns like Puhar, Madurai and Venji। तो कहते हैं कि सिलापदीकरम जो है एक संगम एपिक है या तमिल एपिक है जो हमें उस टाइम के कुछ टाउन्स के बारे में बताता है कि ये जगह जो आज है वो उस टाइम भी हुआ करती थी, जैसे पुहार, मदुरई और वेंजी, ये सारे जो एरिया हैं ये साउथ में है। अनदर एपिक मनी मेखलाई इज़ द स्टोरी अबाउट माधवन एंड कोवालन्स डॉटर हु बिकेम अ बुद्धिस्ट नन। तो कहते अगली जो कहानी है वो मनी मेखलाई है। मनी मेखलाई जो है वो किसकी कहानी है? वो माधवन और कोवालन की बेटी की कहानी है जो क्या बने थे? बुद्धिस्ट नन या बुद्ध के भक्त बने थे। पुरानानुरु एंड अहानानुरु are two texts which contain information about the trade with the Roman Empire। और दो किताबें और हैं जैसे कि पुराणनुरु और अहानानुरु, वो हमें बताती हैं कि उस टाइम रोम के साथ हम किस तरह से व्यापार किया करते थे। कौन से लोग? दक्षिण इंडिया के लोग। द संगम लिटरेचर, चलिए बात करते हैं, लिटिल बिट पार्ट इज पेंडिंग। द संगम लिटरेचर आल्सो कंटेन ज्योमेट्रिकल वर्क्स लाइक द टोलकापियम, जैसे हम ग्रामेटिकली वर्क, ओके। तो संगम लिटरेचर में जैसे ग्रामर होती है हमारी, ग्रामर क्या होती है? किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने की जो कला होती है ना, उसको हम ग्रामर कहते हैं। भाषा तो हम वैसे भी सीख जाते हैं, बचपन से बोलना सीख जाते हैं, है ना, लेकिन उसको जब हम लिखते हैं तो उसका शुद्ध रूप लिखने में आता है, तो वो हम किससे सीखते हैं? वो हम ग्रामर से सीखते हैं। तो साउथ में ही, साउथ की जो किताब लिखी गई संगम लिटरेचर में, ग्रामेटिकल वर्क के लिए भी एक बुक लिखी गई जिसका नाम था टोलकापियम। दिस बुक्स डील इन द डेवलपमेंट ऑफ द तमिल लैंग्वेज एंड तमिल ग्रामर। और ये बुक किसके बारे में लिखी गई थी? तमिल लैंग्वेज और उसकी ग्रामर के बारे में लिखी गई थी। कौन सी? टोलकापियम। वर्क्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस आल्सो एग्जिस्ट। इसके अलावा इस बुक के अंदर और क्या बताया गया है कि कितने तरह के हैबिटेट्स हैं, मतलब जीवन है धरती पर, कितने तरह के एनिमल हैं, कितने तरह के प्लांट हैं, कितने तरह के इंसान हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? तमिल लिटरेचर से मिलती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हमने तमिल लिटरेचर की पुस्तकें पढ़ी? संगम लिटरेचर की एक तो हमने जिक्र किया था सिलापदीकरम जो संगम एपिक था। फिर हमने बात की थी पुहार मदुरई और वेजी की, जो क्या थे? टाउन थे। इनका जिक्र किस में किया गया था? सिलापदीकरम में किया गया था। फिर हमने पढ़ा मनी मेखलाई के बारे में। मनी मेखलाई क्या है? एक एपिक है, ओके। तो वो भी संगम लिटरेचर का एपिक है, लेकिन मनी मेखलाई किसकी कहानी है? माधवन और कुवालन की डॉटर की कहानी है, जो क्या बने थे? बुद्धिस्ट नन बने थे। उसके बाद हमने बात की दो और किताबें, पुरानानुरु और अहानानुरु, जो क्या हैं? रोमन एम्पायर के साथ हमारे ट्रेड को बताते हैं। और फाइनली हमने पढ़ा टोलकापियम, जो क्या बताता है? तमिल लैंग्वेज और उसकी ग्रामर के बारे में बताता है। तो ये था बेटा
आज की बुक्स के बारे में। जो पेंडिंग पार्ट है हमारा साइंस से लेके नेक्स्ट पार्ट, वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट पीरियड।